जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर 1 के लिए सीटेट पेपर 1 के लिए जो यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने 15 तक पढ़ लिया था, है ना। ये क्वेश्चन 15 तक कर लिए थे। इसके बाद हम लोग आज करेंगे 16 से लेकर 30 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। बताइए शिक्षण का आंसर करें। शिक्षण का क्या होगा आंसर? तो शिक्षण का आपका राइट आंसर होगा 3। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो आइए इसे और भी डिटेल में जानते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन का उसको फिर से डिटेल में जानते हैं आंसर, है ना। तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए प्रत्येक चीज़ न केवल आसान बल्कि मानसिक सीमा की परिधि में है, किंतु प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता में उच्च गर्व की अवस्था में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने की आदत भी हो सकती है, जिसका प्रभाव उन्हें निम्न श्रेणी पाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो चलिए यह क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 70 नंबर। और 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। किस पे केंद्रित होता है ये आपको बताना है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। बताइए 17 का आंसर करें। 17 का क्या होगा राइट आंसर? तो 17 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, यानी विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थी के लिए योजना का निर्माण किया जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति का भी जन्म होता है कि विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी विद्यालय के ऊपर आ जाती है और वह समावेशी विकास पर जोर देने लगता है, किंतु यह व्यवस्था विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर ही संभव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 80 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। बताइए 18 का आंसर करें। तो 18 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। यानी बच्चों में सीखी गई निस्सहायता से तात्पर्य उस स्थिति या व्यवहार से है जिससे वह मानसिक रूप से सफलता को अनिश्चितता या नकारात्मकता की स्थिति या व्यवहार का अनुभव करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 90 नंबर। और 90 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, आप काउंटिंग करके लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। उससे ये पता चलेगा कि आपका तैयारी कहाँ तक हो पाया है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। बताइए 19 का आंसर करें। तो 19 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, यानी सामान्यतः विद्यार्थी या जीवन में विद्यालय में लगातार उपस्थित या निम्नतर श्रेणी प्राप्त करने में व्युत्क्रमानुपातिकता मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध स्वीकार किया जाता है। सदैव उपस्थित के कारण ही विद्यार्थी अध्यापकों की संगति में रहता है तथा शैक्षिक लाभ प्राप्त करता है। अतः विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करने पर यही परामर्श दिया जा सकता है कि विद्यार्थी लगातार विद्यालय आकर अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 20 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, इनसाइट, मानसिक प्रारूपता, मेंटल सेट्स, मोर्चाबंदी, इंटरचमेंट, निर्धारण, फिक्सिएशन। बताइए 20 का आंसर करें। 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। अंतर्दृष्टि का सामान्य संबंध किसी विशेष विषय वस्तु के संबंध में किसी विशेष कारण अथवा प्रभाव को समझने से है, अतः समस्या समाधान को यह किसी प्रकार से बाधित नहीं करता। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी तथा निर्धारण किसी न किसी प्रकार से समस्या समाधान में बाधक है। 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलन कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो 21 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। मीन्स अंतर्दृष्टि मीन्स शिक्षिका द्वारा किसी पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए सारांश लिखना सिखाना यह स्पष्ट करता है कि दोनों अलग अलग पाठों को जोड़कर उनकी विषय वस्तु को संक्षेप में लिखकर शिक्षिका बच्चों की पाठन और लेखन शैली विकसित करना चाहती है। इससे बच्चे किसी भी विषय वस्तु को समझकर उससे संक्षेप रूप में लिखने में समर्थ हो सकेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 22 नंबर और 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकता है? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, यानी आप जहाँ हैं आपकी जो लोकल लैंग्वेज है आप उसे ही सीख रहे हैं, ठीक। लेकिन वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो आपका प्रथम भाषा हुआ और आप जो किसी दूसरे भाषा का सीखेंगे तो वो आपका द्वितीय भाषा हुआ। तो आप जो सीख रहे हैं वो प्रथम भाषा, लेकिन दूसरा जो बालक है उसका अपना लोकल लैंग्वेज वो सीखा हुआ है, लेकिन वह जो आपका भाषा है ना, तो उससे वह द्वितीय भाषा में है। तो दोनों में से कौन सा समान त्रुटि करेगा ये आपको बताना है। आशा करता हूँ क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता। बताइए 22 का आंसर करें। तो 22 का आपका राइट आंसर होगा 3, विकासात्मक। विकासात्मक त्रुटि के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा की गई भाषा त्रुटि का संबंध उसके द्वारा सीखी गई प्रथम भाषा से नहीं होता है, बल्कि किसी अन्य भाषा को सीखने के क्रम में की गई त्रुटि से है। अतः मातृभाषा सीखने वाला बच्चा और उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीखने वाला बच्चा विकासात्मक त्रुटि करेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप रिवीजन कर लेंगे फिर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 23 नंबर और 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। बताइए 23 का राइट आंसर करें। तो 23 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, संज्ञान भावना, यानी तनाव प्रत्यक्ष रूप से भावनाओं और किसी विषय वस्तु को संज्ञान में लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। अतः परीक्षा में तनाव निष्पत्ति से संज्ञान भावना संबंध स्पष्ट होता है तथा तनाव प्रत्यक्ष रूप से इस संबंध को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 24 नंबर और 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा है इसे छोटा कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को पढ़िए। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। बताइए 24 का आंसर करें।
24 का आपका राइट आंसर होगा सेकंड, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अध्यापक के लिए सबसे बेहतर परामर्श है कि वह अपने सकारात्मक विचारों द्वारा उस बच्चे के खोए हुए आत्मविश्वास और मनोवैज्ञानिक विकास में वृद्धि करे। किसी अन्य विकल्प को चुनने की सलाह देना या कुशल विशेषज्ञ द्वारा किसी कार्य या प्रक्रिया को अपनाना बच्चे के क्रमिक और दीर्घकालिक आत्मविश्वास निर्माण में परिस्थिति अनुकूल परामर्श नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 25 नंबर, और 25 नंबर यहाँ पे कह रहा है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध, साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। बताइए 25 का आंसर करें तो 25 का आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। यानी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना जिससे छात्रवृत्ति पाई जा सके, यह उपाय विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनने के लिए सबसे कम प्रेरक है, क्योंकि यह उपाय विद्यार्थियों को अपने कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के स्थान पर उनके आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बेंडूरा, मैस्लो, स्किनर, पियाजे। बताइए 26 का आंसर करें। 26 का आपका राइट आंसर होगा सेकंड, मैस्लो ने अपने विकासात्मक मॉडल में 8 क्रमिक सोपानों की स्पष्ट किया है, जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। बताइए 27 का राइट आंसर करें तो 27 का आपका राइट आंसर होगा सेकेंड, दूसरा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। कक्षा में अध्यापकों द्वारा बच्चों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, क्योंकि इससे बच्चे अध्यापक के साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियों द्वारा अपने सीखने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। उदाहरणतः बच्चों को किसी विषय पर आपस में वाद विवाद करने की स्वायत्तता देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, परिपक्व विद्यार्थी इस बात से विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। बताइए परिपक्व विद्यार्थी में क्या गुण होता है? 28 का आंसर करें तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। यानी परिपक्वता का संबंध बौद्धिक और भावात्मक दोनों रूपों में परिपक्व होने से है, इसलिए परिपक्व विद्यार्थी निर्णय लेने में बौद्धिकता और भावनाओं दोनों का परिस्थितियों और विषय वस्तु के अनुसार प्रयोग करता है। वह कभी कभी भावनाओं का भी सहारा अपने अध्ययन संबंधी कार्यों में लेता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 29 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता।
अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। बताइए 29 का आंसर करें तो 29 का आपका राइट आंसर होगा 4। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विकास एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सोपान और लक्षणों से गुजरना पड़ता है। विभेद और एकीकरण उन्हीं में से दो लक्षण हैं। इसलिए पहली बार आया बच्चा और दूसरी बार आया बच्चा यद्यपि एक ही है, किंतु उसकी प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, जो विकास के कारण हुए परिवर्तन को उसके व्यवहार और क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला कथन आपको छांटना है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। दूसरा है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए 30 का आंसर करें तो 30 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। देखिए सेकेंड वाला क्यों नहीं होगा कि गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होगा IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। तो एक ही माँ बाप से जो जन्म लेते हैं बच्चे तो उनका तो IQ अलग अलग होता है और ये तो खैर अलग अलग ही है, तो ये कैसे होगा, हो नहीं सकता। तीसरा अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। अनुभव जो है मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, प्रभावित करता है, क्योंकि आपके पास जितना एक्सपीरियंस है आप उसके अनुसार बहुत कुछ प्रभावित होता है। नेक्स्ट है 4। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं करता। क्या विद्यालय जाते हैं तो बुद्धि पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है क्या? ये तो गलत बात कह रहा था ना। तो 30 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट हो गया यहाँ पे। यानी किसी व्यक्ति की किसी विशेष परिस्थिति अथवा विशेष पर्यावरण में प्रतिक्रिया उसकी आनुवंशिक बनावट और उसके विकास के क्रम में सीखी या धारण की गई मान्यताओं से निर्धारित होती है। इसके साथ साथ किसी परिवेश गुणवत्ता आदि के प्रति उस व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो ये था 30 प्रश्न, जो 15 प्रश्न है ना, यानी कल का वीडियो में मिला के आज को मिला करके CTP का 30 प्रश्न यह कंप्लीट हो गया। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 15 प्रश्न EVS का।